फ्रेंड्स, मैं अनुरुद्ध सिंह। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड का सेकंड चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन, आप लोगों को ये दो चित्र दिख रहे होंगे। ये दोनों चित्र एक जैसे नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यदि प्रकाश की किरण, पहला माध्यम मान लो विरल है, दूसरा माध्यम सघन है। विरल माध्यम क्या होता है? ऐसा माध्यम जिसके अणु दूर दूर होते हैं उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम उसे कहते हैं जिस जहां पर अणु पास पास होते हैं उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो विरल माध्यम मानते हैं वायु या निर्वात। तो वह जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी के उल्टा होता है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब आपको दोनों चित्रों में दिख रहा होगा कि जो अभिलंब है जी अभिलंब की ओर झुक रही है विरल से सघन में आने पर, और सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट रही है। तो ये हमारा प्रकाश का अपवर्तन हो गया पूरी तरीके से। अब देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहले एक चीज और देख लो, इसमें प्रकाश की किरण जो आती है, आने वाली प्रकाश की किरण को बोलते हैं आपतित किरण। अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरण निकल जाती है उसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। जिस बिंदु पर ये आपतित होती है प्रकाश की किरण, जिस बिंदु पर, इसको बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर ये आपतित होती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु जो हमारा अपवर्तक पृष्ठ है इसके साथ जो एक लंबवत रेखा है इसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे आपतन कोण। ये आपको मैं परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन में समझा चुका हूं। आइए अब देखते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? प्रकाश अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। प्रथम नियम जो होता है हमारा, प्रथम नियम होता है कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं। देखो एक ही जगह पर मिल रहे हैं। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसे अपवर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। द्वितीय नियम देखते हैं। आप देख रहे होंगे प्रकाश का अपवर्तन जो हो रहा है वो दो माध्यमों में हो रहा है, यानी पहला माध्यम है कि दूसरा माध्यम। तो अपवर्तन हमेशा दो माध्यम में होता है। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या। ज्या का मतलब होता है साइन। आपतन कोण आई से प्रदर्शित करते हैं तो साइन आई। अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब साइन आर। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। जो हमारा ये एन है एक नियतांक है, एक नियतांक के बराबर होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक कहते हैं तथा इसे ही हम बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो किन्हीं दो माध्यमों तथा एक विशेष आवृत्ति के लिए, प्रकाश एक निश्चित आवृत्ति में चलता है, तो किन्हीं दो माध्यमों तथा एक विशेष आवृत्ति के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है जिसे स्नेल का नियम या अपवर्तनांक कहते हैं। अगर आपसे पेपर में आ जाए कि स्नेल का नियम क्या होता है तो आपको यही परिभाषा लिखनी है। तो आइए अब देखते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक हमने बता ही दिया क्या होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमारा जो होता है वो अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसमें क्या होता है, जब जो हमारा पहला माध्यम होता है, पहला माध्यम हमारा विरल हो। कैसा हो? विरल।
और दूसरा माध्यम हमारा सघन। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, जब प्रकाश क्या होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं, उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। हाँ, तो अपवर्तनांक मुख्यतः दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक विरल माध्यम में प्रकाश की चाल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यानी फॉर्मूला हो गया हमारा n बराबर c अपॉन v, जहां c हमारा क्या है, वायु निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, v होती है माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम का मतलब हुआ कि प्रकाश या तो जल में प्रवेश करे या फिर कांच में प्रवेश करे, तो माध्यम हो जाता है वो। अब देखते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। ये क्या होता है, आपको दिख रहा होगा 1n2 बराबर v1 अपॉन v2। देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक हमारा क्या होता है, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि निरपेक्ष अपवर्तनांक में पहला माध्यम जो होता है वो विरल होता है, जबकि सापेक्ष अपवर्तनांक में वायु या निर्वात से प्रकाश की चाल नहीं जानी, पहला माध्यम कोई भी हो लेकिन विरल माध्यम ना हो, तो वो सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, तो आइए अब देखते हैं प्रकाश की उत्कीर्णता। तो प्रकाश की उत्कीर्णता क्या होती है, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें ऊपर की तरफ माध्यम पहला है, माध्यम दूसरा है सघन, और दूसरा माध्यम क्या हमारा विरल है। तो अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अवलंब से दूर हट जाती है। अगर इस प्रकाश की किरण को हम पलट दें, यानी अब ऊपर हो जाए विरल माध्यम, नीचे हो जाए सघन माध्यम, तो अब प्रकाश की किरण क्या होगी, जैसे ही आई थी उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। तो यही आपकी परिभाषा लिखी है कि यदि कोई प्रकाश की किरण अनेक परावर्तनों और अपवर्तनों से होकर गुजरे और जब उसे विपरीत दिशा में चलाया जाए तो वह क्या करते हैं, अपने पूर्व पथ का अनुसरण करते हैं, मतलब पूर्व पथ में वापस लौट जाती है। अब देखते हैं जरा, जैसे अगर कोई प्रकाश की किरण पहले माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है, पहले माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है, तो इसे 1n2 से प्रदर्शित करते हैं, 1n2 से प्रदर्शित करते हैं। तो 1n2 बराबर होगा साइन आई बटे में साइन आर। इसको समीकरण पहला मान लेते हैं। अब इसको उल्टा कर दो, अगर प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाए, अगर प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाती है तो जो उल्टा हो जाएगा साइन आर बटे में साइन आई। इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई सेकंड, तो क्या हो जाएगा 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर इंटू साइन आर अपॉन में साइन आई। तो साइन आई से साइन आई कैंसिल, साइन आर से साइन आर कैंसिल, तो हमारा 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू बचेगा 1। तो 2n1 हमारा आ जाएगा 1 अपॉन 1n2, और इसी को बोलते हैं हम अपवर्तनांक। ठीक है, आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर इसकी जगह पे मान लो पहला माध्यम हमारा वायु होता, माध्यम फर्स्ट को हम माने ले रहे हैं, जो हमारा माध्यम पहला है इसकी जगह पे हम वायु माने ले रहे हैं, और माध्यम सेकंड जो है इसको हम माने ले रहे हैं कांच। ठीक है, तो अब देखो प्रकाश की किरण हवा से अगर कांच में जाएगी और कांच से जब उल्टी हवा में जाएगी तो इसके बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो ANG यानी कि इसमें कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ANG। ये तो हुआ दो माध्यमों में, यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। अगर प्रकाश की किरण 3 माध्यमों में प्रवेश करे, कैसे 3 माध्यमों में प्रवेश करे, 3 माध्यमों में प्रवेश करे, यानी कि जब प्रकाश की किरण 3 माध्यमों में प्रवेश करे तो क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं हवा, प्रकाश की किरण हवा से काय में जा रही है, जल में।
तो हवा से जल में जा रही है तो मतलब साइन आई बटे में साइन आर, समीकरण इसको फर्स्ट मानते हैं। दूसरे में प्रकाशीकरण जा रही है जल से कांच में, तो इसमें जो हमारा आपतन कोण है वो है आर और अपवर्तन कोण है आर डैश, समीकरण इसको सेकंड मानते हैं। अब प्रकाशीकरण जो जा रही है वो कांच से हवा में जा रही है, तो यहां से इस तरफ यानी कि साइन आर डैश बटे में साइन आई, ये समीकरण हो गया तीसरा। तीनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो समीकरण फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई सेकेंड मल्टीप्लाई बाई थर्ड से देखते हैं क्या होता है। ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए बराबर हमारा हो जाएगा साइन आई बटे में साइन आर इंटू साइन आर अपॉन में साइन आर डैश इंटू साइन आर डैश अपॉन में साइन आई। अब आपको दिख रहे होंगे साइन आई से साइन आई कैंसिल हो जाएगा, साइन आर से साइन आर कैंसिल हो जाएगा, साइन आर डैश से साइन आर डैश कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा आ गया ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए इज इक्वल टू 1। तो हम देखते हैं डब्ल्यू एन जी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 अपॉन ए एन डब्ल्यू इंटू जी एन ए, यही हो जाएगा। लेकिन हमने पढ़ा है अभी प्रकाश की उत्क्रमता में कि जी एन ए इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन ए एन जी, ठीक है। यानी प्रकाशीकरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हो, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम, उनका गुणनफल एक के बराबर होता है। तो जी एन ए बराबर का 1 अपॉन ए एन जी, इस वैल्यू उठा के इसमें रखते हैं, इसलिए डब्ल्यू एन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एन डब्ल्यू इंटू इसकी जगह पे हो जाएगा 1 जी एन ए बराबर 1 अपॉन ए एन जी है, तो इसकी जगह पे जब रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 1 अपॉन ए एन जी, यानी कि डब्ल्यू एन जी इज इक्वल टू जी ए एन जी जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ए एन जी अपॉन में ए एन डब्ल्यू। तो जब प्रकाशीकरण 3 माध्यम में प्रवेश करती है, कौन कौन से 3 माध्यम में, हवा से जल में प्रवेश करे, जल से कांच में प्रवेश करे और फिर हवा से हवा में निकल जाए, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो होता है हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अपॉन हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इसी को अगर उल्टा लिखना हो या अगर ये कह दे कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अपॉन हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ये हमारा जब प्रकाश 3 माध्यम में प्रवेश करता है तो इस तरह से फॉर्मूले आते हैं। अब हाँ, तो अब देखते हैं अपवर्तनांक की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भरता। तो क्या होता है, देखो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, प्रकाश का वेग, तरंग दैर्ध्य व तीव्रता ये चीजें घट जाती हैं, जबकि प्रकाश की जो आवृत्ति होती है ये समान रहती है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का वेग, तरंग दैर्ध्य और तीव्रता घट जाती है, लेकिन जो आवृत्ति होती है वो समान रहती है। इसलिए माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो v बराबर न्यू लैम्डा होती है, इसको हम पढ़ते हैं न्यू, ठीक है। जहां न्यू क्या होती है, प्रकाश की आवृत्ति होती है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति तो वही रहती है, लेकिन वेग, तरंग दैर्ध्य और तीव्रता क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इसलिए v बराबर होता है न्यू लैम्डा, जहां न्यू हमारी क्या होती है, प्रकाश की आवृत्ति होती है। अब आप लोग जानते हैं कि 1n2 बराबर होता है हमारा v1 अपॉन v2, और v1 जो समान v1 बराबर हो जाएगा हमारा न्यू लैम्डा 1 और v2 बराबर हो जाएगा न्यू लैम्डा 2, यानी कि 1n2 बराबर, अब इसमें मैंने बताया था कि 1n2 बराबर n2 अपॉन n1 भी होता है बराबर v1 बटे v2 बराबर लैम्डा 1 अपॉन
λ2। तो जो हमारा क्या आ गया, अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य में संबंध आ गया। अब एक चीज और क्या होता है कि जब माध्यम का हम ताप बढ़ाते हैं, तो माध्यम का जब ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक का जो मान होता है वो घट जाता है। माध्यम का जैसे हमने ताप बढ़ाया तो अपवर्तनांक का मान क्या हुआ, घट गया। अब देखते हैं कि लाल रंग जो होता है उसका अपवर्तनांक कम होता है और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है। इसी तरह से लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होती है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होती है जी सर्वाधिक होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो कम होती है। इसलिए लाल रंग हमें बहुत दूर से ही स्पष्ट रूप से दिख जाता है और बैंगनी रंग क्या होता है, फैलता बहुत जल्दी है, इसलिए बैंगनी रंग स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।